समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि श्री स्वामी समर्थ के जीवन के बारे में इतिहास और परंपरा को अलग अलग समझना क्यों जरूरी है। हमने उनके जन्म और माता पिता से जुड़ी जानकारी के बारे में भी जाना, जिसके लिए निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साथ ही अक्कलकोट से उनके संबंध और उनके व्यक्तित्व की उन विशेषताओं को समझा जिनके कारण लोगों में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। अब हम वहीं से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि अक्कलकोट में स्वामी समर्थ का जीवन किस प्रकार आकार लेने लगा, उनके आसपास के लोगों का संबंध कैसे विकसित हुआ और चोलप्पा जैसे प्रमुख भक्त उनके जीवन में किस प्रकार जुड़े। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ का जीवन किसी व्यवस्थित आश्रम या निश्चित नियमों से शुरू नहीं हुआ था। उनका रहन सहन साधारण था। वे किसी बड़े भवन में रहने की इच्छा नहीं रखते थे और न ही अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था करवाने की कोशिश करते थे। कभी वे किसी वृक्ष के नीचे दिखाई देते, कभी मंदिर के आसपास और कभी किसी साधारण व्यक्ति के घर के पास। उनका जीवन बाहरी दृष्टि से देखने पर बहुत अनिश्चित दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे आने लगे जिनका संबंध केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा। वे उनके पास बैठते, उनकी बातें सुनते, उनकी सेवा करते और उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करते। इन्हीं लोगों में चोलप्पा का नाम विशेष रूप से सामने आता है। स्वामी समर्थ और चोलप्पा के संबंध की जानकारी मुख्य रूप से भक्त परंपरा, चरित्र ग्रंथों और उनसे जुड़ी कथाओं से मिलती है। इसीलिए इस प्रसंग को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी घटनाओं का स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। परंपरा के अनुसार चोलप्पा उन भक्तों में से थे जिनका जीवन आगे चलकर स्वामी समर्थ की सेवा से गहराई से जुड़ गया। लेकिन किसी संत की सेवा करना जितना बाहर से सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना सरल नहीं होता, क्योंकि स्वामी समर्थ किसी सामान्य गृहस्थ की तरह नियमित दिनचर्या का पालन करते थे, ऐसा उनके जीवन के वर्णनों से दिखाई नहीं देता। वे कब, कहां जाएंगे, किस समय क्या करेंगे, किससे बात करेंगे और किसे अपने पास बैठने देंगे, इन सब का कोई निश्चित नियम दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति उनके साथ रहना चाहता था, उसे उनकी इसी अनिश्चितता को स्वीकार करना पड़ता था। यही बात चोलप्पा के संबंध में भी भक्त परंपरा में दिखाई देती है। चोलप्पा केवल स्वामी समर्थ के दर्शन करने वालों में से एक नहीं माने जाते, बल्कि उनके निकट रहने वाले और सेवा करने वाले भक्त के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। स्वामी समर्थ के आसपास रहने का अर्थ केवल भोजन या रहने की व्यवस्था करना नहीं था। उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को उनके स्वभाव को समझना पड़ता था। कभी स्वामी समर्थ किसी बात पर कठोर शब्द बोल सकते थे, कभी वे किसी व्यक्ति को अपने पास बुला सकते थे, कभी किसी की ओर ध्यान भी नहीं देते थे और कभी अचानक ऐसी बात कह देते थे जिसका अर्थ उस समय किसी को समझ नहीं आता था। बाहर से देखने वाला व्यक्ति इसे विचित्र व्यवहार समझ सकता था, लेकिन जो लोग लंबे समय तक उनके संपर्क में रहे, भक्त परंपरा के अनुसार वे इन व्यवहारों को एक अलग दृष्टि से देखते थे। उनके लिए स्वामी समर्थ के प्रत्येक व्यवहार में कोई न कोई संकेत या शिक्षा छिपी हुई थी। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब किसी संत के जीवन की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, तो उसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ भक्तों के अनुभव और धार्मिक व्याख्याएं भी जुड़ जाती हैं। इसीलिए स्वामी समर्थ के चरित्र को समझते समय हम दोनों को अलग रखेंगे। जहां कोई घटना परंपरा में प्रसिद्ध है, वहां हम कहेंगे कि भक्त परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है, और जहां कोई बात ऐतिहासिक स्रोतों से समर्थित है, वहां उसे उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। यही हमारी इस पूरी यात्रा का आधार रहेगा। अब वापस चोलप्पा की ओर आते हैं। परंपरा में बताया जाता है कि स्वामी समर्थ की सेवा करते करते चोलप्पा का जीवन उनके साथ गहराई से जुड़ गया। लेकिन यह संबंध केवल श्रद्धा का नहीं था, इसमें परीक्षा भी थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी महान संत के बहुत निकट आता है, तो उसके अपने स्वभाव और अपेक्षाएं भी सामने आती हैं। एक साधारण भक्त दूर से संत को देखकर श्रद्धा कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन उनके साथ रहता है,
उसके सामने संत का पूरा व्यवहार आता है, उनकी कठोरता भी, मौन भी और स्नेह भी। चोलप्पा के जीवन से जुड़ी परंपरागत कथाएं इसी प्रकार के संबंध को सामने लाती हैं। स्वामी समर्थ कभी उन्हें डांटते थे तो कभी उनके प्रति स्नेह दिखाते थे। ऐसी कथाएं भक्त परंपरा में मिलती हैं। इन घटनाओं को हम चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उस समय के भक्त और गुरु के संबंध को समझने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध केवल मीठे शब्दों पर आधारित नहीं होता। कभी गुरु शिष्य की गलती पर कठोर भी हो सकता है, कभी उसे उसकी कमजोरी का एहसास करा सकता है और कभी उसी व्यक्ति को संभालकर आगे बढ़ने का साहस भी दे सकता है। स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी परंपराओं में यह पक्ष बार बार दिखाई देता है। उनके पास आने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही थी कि वे अपने मन की स्थिति लेकर उनके सामने खड़े हो सकते थे। कोई गरीब था तो अपनी गरीबी के साथ आता, कोई परेशान था तो अपनी परेशानी के साथ, कोई अहंकार लेकर आता तो अपने अहंकार के साथ, और कोई श्रद्धा लेकर आता तो श्रद्धा के साथ। स्वामी समर्थ के आसपास का वातावरण धीरे धीरे ऐसा बनता गया जहां अलग अलग प्रकार के लोग आने लगे। अक्कलकोट के स्थानीय लोग तो थे ही, लेकिन उनकी ख्याति धीरे धीरे बाहर तक पहुंचने लगी। उस समय यात्रा आसान नहीं थी। लोगों को बैलगाड़ी, पैदल यात्रा या उपलब्ध दूसरे साधनों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। किसी संत के बारे में सुनकर किसी दूसरे स्थान से अक्कलकोट तक पहुंचना अपने आप में एक यात्रा थी। इसीलिए जो लोग दूर से आते होंगे उनके लिए उस यात्रा के पीछे कोई गहरा विश्वास या आशा होना स्वाभाविक था। भक्त परंपरा में ऐसे अनेक लोगों का उल्लेख मिलता है जो अलग अलग परेशानियां लेकर स्वामी समर्थ के पास पहुंचे। किसी को मन की चिंता थी, किसी को परिवार की समस्या, किसी को जीवन में दिशा की तलाश थी, और कुछ लोग केवल यह देखने आते थे कि आखिर अक्कलकोट के इस संत के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। यहीं से स्वामी समर्थ के जीवन की एक और विशेषता सामने आती है। उन्होंने अपने नाम को बड़ा बनाने के लिए कोई प्रचार अभियान चलाया। ऐसी बात का प्रमाण हमारे पास नहीं है। उनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से लोगों के अनुभवों, यात्राओं और उनके बारे में फैलती परंपराओं के माध्यम से बढ़ी। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए समझना भी आसान है। एक व्यक्ति किसी संत के पास जाता, वहां कुछ अनुभव करता, वापस अपने गांव पहुंचकर अपने परिवार या परिचितों को बताता, फिर उनमें से कोई दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचता। इस तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी संत की ख्याति पहुंचती थी। आज की तरह सोशल मीडिया, समाचार चैनल या इंटरनेट नहीं था, फिर भी लोगों की मौखिक परंपरा बहुत शक्तिशाली थी। इसी मौखिक परंपरा ने भारत के अनेक संतों के जीवन से जुड़ी कथाओं को पीढ़ियों तक जीवित रखा। स्वामी समर्थ के मामले में भी यही बात महत्वपूर्ण है। अक्कलकोट में उनके आसपास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उनके दर्शन के लिए आने वालों में केवल धनवान लोग नहीं थे, साधारण गृहस्थ भी थे, किसान भी थे, गरीब लोग भी थे और अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग भी उनके पास आते थे। भक्त परंपरा में यह बात विशेष रूप से कही जाती है कि स्वामी समर्थ व्यक्ति के धन या पद के आधार पर व्यवहार नहीं करते थे। राजा और गरीब के बीच बाहरी अंतर कितना भी बड़ा हो, संत के सामने मनुष्य की स्थिति अलग दृष्टि से देखी जाती थी। यह विचार केवल स्वामी समर्थ तक सीमित नहीं था। भारतीय संत परंपरा में भी यह भावना बार बार दिखाई देती है कि ईश्वर के सामने मनुष्य का बाहरी पद अंतिम पहचान नहीं है। लेकिन स्वामी समर्थ के जीवन में इस विचार को भक्तों ने अपने अनुभवों से जोड़ा। इसी कारण उनके आसपास का वातावरण धीरे धीरे एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र का रूप लेने लगा। अब अक्कलकोट केवल वह स्थान नहीं था जहां एक सन्यासी रहता था। यह वह स्थान बनने लगा जहां लोग किसी आशा के साथ आते थे, कोई उत्तर की तलाश में, कोई मानसिक शांति की तलाश में, कोई आशीर्वाद की इच्छा से, और कोई केवल स्वामी समर्थ को देखने के लिए। लेकिन इस बढ़ती भीड़ के बीच स्वामी समर्थ स्वयं कितने बदल गए। भक्त परंपरा के अनुसार उनके व्यवहार में अपने लिए किसी विशेष सम्मान की इच्छा दिखाई नहीं देती थी। वे लोगों को अपने चारों ओर इकट्ठा करके अपने नाम का प्रचार करने की कोशिश नहीं करते थे। उनका ध्यान अपनी प्रसिद्धि से अधिक लोगों के व्यवहार और उनके जीवन पर था, ऐसा उनके बारे में प्रचलित कथाओं में बताया जाता है।
यही कारण है कि उनके आसपास आने वाले कुछ लोग धीरे धीरे केवल दर्शक नहीं रहे, वे भक्त बन गए। उनमें से कुछ सेवा में लगे, कुछ नियमित रूप से उनके दर्शन करने लगे, और कुछ लोगों ने उनके जीवन से जुड़े अनुभवों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। यहीं से स्वामी समर्थ के चरित्र की वह परंपरा शुरू होती है जिसने आगे चलकर उनके जीवन की असंख्य कथाओं को जन्म दिया। लेकिन हर कथा को समान रूप से ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसीलिए हमारी यात्रा में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम किसी घटना को केवल इसीलिए सच नहीं कहेंगे क्योंकि वह लोकप्रिय है, और किसी परंपरा को केवल इसलिए अस्वीकार भी नहीं करेंगे क्योंकि उसका आधुनिक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हम दोनों को उनके उचित स्थान पर रखेंगे। यही तरीका हमें स्वामी समर्थ के जीवन को अधिक ईमानदारी से समझने में मदद करेगा। अक्कलकोट में अब उनका जीवन धीरे धीरे स्थिर रूप ले रहा था। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग बनने लगे थे जो लगातार उनके संपर्क में रहते थे। चोलपा उनमें प्रमुख नाम था, और आगे चलकर चोलपा से जुड़ी अनेक कथाएं स्वामी समर्थ के चरित्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। लेकिन चोलपा की कहानी केवल सेवा की कहानी नहीं है। उसमें मनुष्य की श्रद्धा, उसकी अपेक्षाएं, उसकी परीक्षा और संत के साथ उसके संबंध के कई पहलू दिखाई देते हैं। इसीलिए आगे की कथा में हम चोलपा के जीवन और स्वामी समर्थ के साथ उनके संबंध को और गहराई से समझेंगे। हम यह भी देखेंगे कि अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के आसपास बनने वाला यह छोटा सा भक्त परिवार किस प्रकार धीरे धीरे एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र में बदलता गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम हर घटना के साथ यह भी देखते चलेंगे कि क्या इतिहास से मिलता है और क्या भक्त परंपरा से, क्योंकि स्वामी समर्थ की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। जय जय रघुवीर समर्थ।